नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पटेल लाइब्रेरी साइंस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो मैं पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूं, ये यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस जो 16 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम हुआ था, इसके मैं क्वेश्चन नंबर 115 तक पूरा सॉल्व करवा चुका हूं। जिसने वो वीडियो नहीं देखे, प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता हो और आपके लिए यूज़फुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में कह रहा है, मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है राजा चामराजेंद्र बोदेयर। ऑप्शन 2 में है राजा कृष्णराज बोदेयर। ऑप्शन 3 में है राजा नारसराज बोदेयर। ऑप्शन 4 में है राजा देवराज बोदेयर। तो इसका जो सही आंसर है, मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना राजा चामराजेंद्र बोदेयर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1117 क्वेश्चन नंबर 117 में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी के, सूचना समाज के आवश्यक एलिमेंट तत्व क्या हैं। देखेंगे ऑप्शन ABCDE दिए हुए हैं, इसमें से कौन कौन से जो ऑप्शन हैं वो सही होंगे। तो इसमें देखेंगे, इसका सबसे पहले करेक्ट आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, ACE। इसमें क्या है, तो जो नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी के एलिमेंट्स होंगे कॉन्फिडेंशियलिटी, C इंटीग्रिटी और E अवेलेबिलिटी। तो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी के जो नेसेसरी एलिमेंट कौन कौन हुए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए और अवेलेबिलिटी होना चाहिए। तो ACE, इसी प्रकार हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। 118 में क्या कह रहा है? 118 में कह रहा है DOI मीन्स क्या होता है? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ठीक है, तो इसमें कह रहा है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर DOI की संरचना किससे निर्मित है? ठीक है, तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। DOI की संरचना उपसर्ग और प्रत्यय से होती है। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर की जो रचना है उपसर्ग और प्रत्यय से होती है। उपसर्ग रेजिस्टेंस को चिन्हित करता है और प्रत्यय अद्वितीय विषय वस्तु हेतु होता है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। क्लियर हो गया होगा। DOI डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ठीक है, तो कह रहा है कि DOI की संरचना उपसर्ग और प्रत्यय से होती है। उपसर्ग रेजिस्टेंस को चिन्हित करता है और प्रत्यय अद्वितीय विषय वस्तु हेतु होता है। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ओपन DOAR। ओपन DOAR के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये इसका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम। ठीक है, तो ओपन DOAR के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। 120 में क्या कह रहा है? 120 में कह रहा है, हु इज़ द विनर ऑफ इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड 2024। इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड 2024 का विजेता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 120 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मिसौला पब्लिक लाइब्रेरी। इस बार जो 2024 में इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड मिसौला पब्लिक लाइब्रेरी ने जीता है, विनर है। ठीक है,
क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं। अभी मैं आप लोगों को फास्ट करवा रहा हूँ, जब यूनिट वाइज आपको बहुत अच्छे डिस्क्रिप्ट तरीके से करवाऊंगा। यूजीसी नेट 100% क्वालिफाई होगा, मैंने भी क्वालिफाई किया है और आप भी क्वालिफाई करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई राइट स्टेटमेंट अबाउट फॉक्सोनॉमी। फॉक्सोनॉमीज के बारे में राइट स्टेटमेंट हमको फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर इसका, बी और डी। जो स्टेटमेंट है फॉक्सोनॉमी के रिगार्डिंग में, ऑप्शन नंबर बी और डी सही होंगे। बी में देखें क्या कह रहा है, बी में कह रहा है फॉक्सोनॉमीज आर द फॉर्म ऑफ रीडर एडवाइजरी। जो फॉक्सोनॉमी होती है फॉर्म ऑफ रीडर एडवाइजरी सर्विस दैट इज इजी टू यूज, मतलब यूज करने के लिए बहुत आसानी होती है। और डी में कह रहा है कि फॉक्सोनॉमीज आर बीइंग यूज्ड विथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ सच एज फ्लिकर, पिंटरेस्ट ईटीसी। ठीक है, फॉक्सोनॉमी का जो यूज है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिकर और पिंटरेस्ट जो है उसमें यूज किया जाता है या होना है जो भी है। और इसको तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी और डी। तो क्वेश्चन नंबर जो 121 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या कह रहा है, 122 में कह रहा है ISBDM में संदर्भ सूची संबंधी जानकारी को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ISBDM में संदर्भ सूची संबंधी जानकारी को, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 8। ISBDM में संदर्भ सूची संबंधी जानकारी को 8 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। 123 में क्या कह रहा है, 123 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ISDN इंटरफेस। इनमें से कौन से जो इंटरफेस हैं ISDN इंटरफेस हैं। तो इसका सबसे पहले सही आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, बी, डी और ई। बेसिक रेट इंटरफेस, प्राइमरी रेट और ब्रॉडबैंड ISDN एंड ATM। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ISDN इंटरफेस। इसमें से जो 5 ABCDE दिए हुए हैं इसमें से कौन कौन से जो इंटरफेस हैं ISDN इंटरफेस हैं। तो इसमें बेसिक रेट है, प्राइमरी रेट है और ब्रॉडबैंड ISDN एंड ATM, ये हमारे जो है ISDN इंटरफेस होते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। 124 में क्या कह रहा है देखेंगे। 124 में कह रहा है कि पुस्तकालयों के लिए परामर्शदात्री समिति का सदस्य होते हुए भी, जो पुस्तकालयों के लिए एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था उसी के संबंध में क्वेश्चन है। पुस्तकालयों के लिए परामर्शदात्री समिति का सदस्य होते हुए भी कौन समिति के कार्य में सहभागी नहीं बन पाए थे। मतलब उनको समिति में सदस्य चुन लिया गया था लेकिन वो कार्य में सहभागी नहीं बन पाए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए और ई। कैसे, इसमें कौन कौन थे, AJ मथाई और DR कालिया। AJ मथाई और DR कालिया सर परामर्शदात्री समिति के सदस्य तो थे बट वो कार्य में सहभागी नहीं बन पाए थे। बकाया ये जो है TD वकनेस, VS केसवन और SS सेठ, ये लोगों ने कार्य उसमें सहयोग किया था, कार्य में सहभागी बने थे। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। 125 में क्या कह रहा है, 125 में देखेंगे कह रहा है कि विच इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द पब्लिकेशन। ठीक है, इसमें कह रहा है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। क्या कह रहा है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन, मतलब ये जो ABCDE हैं, ABCD और E,
ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 ऑप्शन में से जो इनका किस वर्ष किस चीज़ की खोज की गई थी उस हिसाब से गठित करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते ही हैं कि सबसे पहले जेबिट कोड, इसको जेबिट कैटलॉगिंग कोड भी बोलते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हुआ था कटर, सी ए कटर साहब, बी। उसके बाद एंग्लो अमेरिकन, ई। और उसके बाद क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, CCC। और उसके बाद AACR। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले जेबिट कोड ए, उसके बाद कटर कैटलॉग कोड बी, उसके बाद एंग्लो अमेरिकन जॉइंट कोड ई, उसके बाद क्लासिफाइड कैटलॉग डी, और उसके बाद सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक। क्वेश्चन नंबर 125 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो जेबिट कोड, एंग्लो अमेरिकन, सॉरी, जेबिट, कटर, एंग्लो अमेरिकन, क्लासिफाइड एंड AACR। ए ई सॉरी ए बी ई डी और सी, ABEDC। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में क्या कह रहा है, 126 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिजिटल लाइब्रेरी के आर्किटेक्चर के रूप में डायसेंट के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिजिटल लाइब्रेरी के आर्किटेक्चर के रूप में डायसेंट के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है हम ये देखेंगे। सबसे पहले का जो सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4, यह डिजिटल लाइब्रेरी के लिए केंद्रीकृत आर्किटेक्चर प्रदान करता है, जबकि ये सही नहीं है। जो डायसेंट होता है डिजिटल लाइब्रेरी का आर्किटेक्चर को, डायसेंट जो है केंद्रीय आर्किटेक्चर प्रदान नहीं करता है, बकाया सारी चीज़ें करता है। जैसे कि डिजिटल लाइब्रेरी के आर्किटेक्चर में सेवा संप्रेषण के लिए प्रोटोकॉल है, यस। इसका संरचनाबद्ध दस्तावेज मॉडल है, यस। यह मुख्य डिजिटल सेवाओं की संक्रियात्मक विशेषताओं को विनिर्देश करता है, यस। ये तीनों है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, चौथा वाला सही नहीं है। इस प्रकार हमारा जो आंसर सही होगा, यह डिजिटल लाइब्रेरी के लिए केंद्रीकृत आर्किटेक्चर प्रदान नहीं करता है। यहाँ पे कह रहा है करता, तो इसलिए जो कह रहा था क्या चीज़ कह रहा था कि संबंध में सही नहीं है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। 127 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ब्राउज रैप और क्लिक रैप, ब्राउज रैप और क्लिक रैप विभिन्न विधियां हैं जिनका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले सही आंसर जान लेते हैं। यह प्रकाशकों और सहभागी पुस्तकालयों के बीच लाइसेंस करार है, कॉन्ट्रैक्ट है, लाइसेंस है। ये ब्राउजर ऐप और क्लिक रैप क्या है, लाइसेंस है, किसके बीच, प्रकाशकों और सहभागी पुस्तकालयों के बीच में है। ठीक है, बकाया जो फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, चौथा सही आंसर है। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। 3 प्रकार के होते हैं स्रोत, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो यहाँ पे वही चीज़ पूछी है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। तो ये जो वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं वो प्रथम होता है, फर्स्ट प्राथमिक स्रोत होता है, और नेता का सार्वजनिक भाषण भी प्राथमिक होता है, और न्यायालय की प्रतिलिपि ट्रांसक्रिप्शन भी प्राथमिक होता है। किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक का जीवन वृत्त है जो है द्वितीयक स्रोत होता है। क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार जो हमारे क्वेश्चन नंबर 128 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। जैसे कि सीधा मैं समझा दे रहा हूँ सिंपल भाषा में। प्राथमिक स्रोत क्या होता है कि जो
एकदम न्यू न्यू अनबेस्ड हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो राजनीतिक नेता का भाषण होता है वो नई चीज़ होती है, वो कॉपी की हुई चीज़ नहीं होती है। वैज्ञानिक प्रयोग भी नया होता है और न्यायालय की प्रतिलिपि भी नई होती है। किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक का जो जीवन वृत्त होता है वो सेकेंडरी में आ जाता है। और टर्सरी क्या होता है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं टर्सरी में, डायरेक्टरी होती है टर्सरी में, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी यहाँ पे मैं जस्ट आपको पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे उतना डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। अभी पूरा मैं क्लास चलाऊँगा। आपका जो राजस्थान में एग्ज़ाम आने वाला है 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन के लिए, उसके लिए, और UGC नेट जून के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स चलाऊँगा। अलग से कुछ भी नहीं करना है, केवल जो मैं वीडियो बनाऊँगा और आपको लोगों को एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। सबसे सिंपल चीज़ है कि मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, आपको ही मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। सब कुछ आपको, मैं तो टीचर तो केवल बताने वाला होता है, मैं टीचर तो नहीं, मैं आप दोस्त समझ सकते हैं मुझे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैं आपको बहुत अच्छी आइडिया बताता हूँ। आइडिया है कि पढ़ना कैसे है कि ऐसे आपने क्वेश्चन देखा है, सपोज दैट यही क्वेश्चन देख लिया, यही क्वेश्चन देखा है, तो इसमें क्या करना है, सपोज दैट इसको आपको आ रहा है, फिर भी आप एक बार इसको गूगल सर्च कर लीजिए। गूगल सर्च करने पे आपको जितना डाटा मिलेगा वो उतना डाटा पढ़ लीजिए, क्योंकि नेट में कोई कन्फर्मेशन नहीं होता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा। मैंने 3 बार नेट दिया हुआ है, तो 3 बार नहीं, 2 ही बार दिया है। कोई एक बार तो जून वाला कैंसिल हो गया था, री एग्ज़ाम हुआ था, तो 2 ही बार मान के चलिए। मैंने दोनों बार क्रॉस किया है। तो फर्स्ट बार में मेरा PhD हुआ था, और इस बार जो जून वाले सेशन में मेरा PhD हुआ था। जून वाले सेशन में मेरा PhD हुआ था, और जो दिसंबर का सेशन हुआ है इसमें मेरा नेट भी हो गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं क्वालिफाई कर लिया हूँ, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे मैंने पढ़ा है। मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूँ। बकाया हर एक व्यक्ति का अपने पढ़ने का आइडिया अलग होता है, लेकिन जो थोड़ा मुझे कारगर लगा तो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस गूगल सर्च कर लीजिए। गूगल सर्च के साथ साथ उसमें एक ई ज्ञान कोश की PDF भी उसको नीचे आ जाएगी, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो। ई ज्ञान कोश से पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। आप एक बार ई ज्ञान कोश डिस्क्रिप्टिव में पढ़ लेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव एकदम धड़ाधड़ करते चले जाएंगे, आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और याद भी रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 129 में कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। फॉलोइंग स्टेप्स को जो है लॉजिकल सीक्वेंस में टू बी परफॉर्म्ड बाय एक्विजिशन मॉडल ऑफ LMS, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें देखेंगे क्या कह रहा है, स्टेप्स को लॉजिकल सीक्वेंस में एक्विजिशन मॉडल, जो लर्निंग मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है, एक्विजिशन मतलब किस प्रकार से हम चीज़ों को अधिकृत करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, देखेंगे। सबसे पहले इसका जो करेक्ट आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले डुप्लीकेट चेकिंग करेंगे, उसके बाद प्रिपेयरिंग एंड मेलिंग ऑर्डर्स करेंगे, उसके बाद रिसीव डॉक्यूमेंट करेंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एक्चुअल बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन करेंगे, और उसके बाद प्रोसेसिंग इनवॉइस एंड एक्सेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एक सिंपल भाषा में बता दे रहा हूँ, जो करेक्ट है B, C, A, E और D, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। कैसे देखेंगे? सबसे पहले देखो, सिंपल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं, चेक करते हैं किसी चीज़ को, तो B ऑप्शन हो गया, ठीक है, डुप्लीकेट चेकिंग। उसके बाद है प्रिपेयरिंग ऑफ एंड मेलिंग ऑर्डर्स, मतलब चेक करने के बाद हम उसको मेल करेंगे, उसको कहेंगे कि हमको ये फला बुक लेनी है, तो C हो गया। उसके बाद मेल कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे डॉक्यूमेंट, वो मेल करेंगे उसको, फिर वो हमको भेजेगा, तो A हो गया, ठीक है, भेजने रिसीव डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद क्या होगा, वेरिफिकेशन करेंगे एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू, जो हमको प्राप्त होगा उसको देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, और क्या क्या हमको सही से भेजा है नहीं भेजा है वो देखेंगे।
तो ई हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा सिंपल सा प्रोसेसिंग ऑफ इनवॉइस, उसको इनवॉइस कर देंगे और एक्शन अपने जो डॉक्यूमेंट को सही व्यवस्थित तरीके से लगा देंगे। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। 130 में क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इंट्रोडक्शन। अरेंज करना है कि कौन सी किस चीज़ का जो ट्विटर दिया हुआ है, ट्विटर, ब्लॉग स्पॉट, रिसर्चगेट, लिंक्डइन और स्नैपचैट, ये पांचों में से ABCDE, ये पांचों में से कब कब किस किस का आविष्कार कब कब हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे इसका सबसे पहले सही आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। सबसे पहले ब्लॉग स्पॉट आया, बी। उसके बाद लिंक्डइन आया, डी। उसके बाद ट्विटर आया, ए। उसके बाद रिसर्चगेट आया, सी। उसके बाद क्या आया है, उसके बाद सबसे लास्ट में आया स्नैपचैट। अगर देखिए हमको एक ही अगर पता होता कि स्नैपचैट सबसे लेटेस्ट है, तो देखिए इन तीनों में, चारों में ऑप्शन नंबर ई एक ही में दिया हुआ है, तो सीधा ए बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, ब्लॉग स्पॉट, उसके बाद लिंक्डइन, उसके बाद ट्विटर, उसके बाद रिसर्चगेट, उसके बाद स्नैपचैट। सबसे पहले ब्लॉग स्पॉट आया और सबसे लास्ट में स्नैपचैट आया। क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, अब ये जो सेट करवा रहा था मैं, इसमें 130 क्वेश्चन तक हो गए हैं, जो 16 जनवरी 2025 को UGC नेट लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम हुआ था। अब इसमें 20 क्वेश्चन और रह रहे हैं, वो 20 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। और जिसने क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 1115 तक नहीं देखे हैं, वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारे वीडियोस दिए हुए हैं। 50 से लेकर 115 तक पूरे क्वेश्चन देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने 130 तक देखे थे, देखा है हम लोगों ने, तो 130 तक की कंप्लीट हो गया है। इसके बाद 20 क्वेश्चन और रह रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो 20 क्वेश्चन करवा के पूरा जो सेट है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक से बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊँगा। और इसके साथ साथ आप आराम से पढ़ते रहिए अपना जो भी पढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।